Hello friends, I'm Professor Nancy Kansakra and we are studying the subject cyber law and ethics. In previous some of the sessions, we study about how the cyber law will help to solve our cyber crimes, how cyberspace is evolved and how cyber crime is evolved and why we need the cyber laws. And in previous particular session, we study about the relevant section of Banker's book ये कि बैंक के रिलेटेड इफ देयर इज सम फ्रॉड रिगार्डिंग दैट और उसके अलावा भी कोई ऐसे क्राइम है जो साइबर स्पेस के थ्रू हो रहा है तो उनको कैसे हैंडल करना है उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं राइट after that we have the relevant section of Indian Penal Code. We already discussed about the Indian Penal Code, but we'll discuss it in the more detail कि ये कैसे work करेगा. So in that first is difference between the tort and a crime. Tort means it is tried in the civil courts. जो हमारे civil courts है वहाँ पे ये tried में use होता है. And the crime means are tried in the criminal courts की जो crimes होता है उसके regarding जो चीजें है that is come into the crime. And then a person who commits a tort is a tortfeasor, while a person who commits a crime is a criminal or an offender. We already discussed about this criminal and offender and some rules regarding offenses and penalties कि if one criminal is performing some task so उनके लिए हम क्या क्या punishment दे सकते हैं उनके लिए कौन से offenses है we already study about that. Then third thing, the remedy of the tort is unliquidated damages or other equitable relief to the injured. While in crime, the remedy is to punish the offender, means criminal. And the last point, tort legislation to compoundable. While criminal cases are not compoundable except in case of exception as per the section 320 CRPC of IPC. हमारा इंडियन पैनल कोड है उसका जो सेक्शन 320 है उसके अकॉर्डिंग जो ये एक एक्सेप्शनल केस है वहां पे माइट बी पॉसिबिलिटी कि उनको कंपाउंडेबिलिटी मिले बट उसके अलावा दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इंडियन पैनल कोड IPC इज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया. ये हम उसके लिए यूज करते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज है हमारे वो सारे लॉज है उनको कवर करने के लिए टू कवर ऑल द substantive aspect of the criminal law we are reliable on the Indian Penal Code IPC. and ये जो लॉ है वो फर्स्ट ड्राफ्टेड हुआ था या फर्स्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1834 में अंडर द कैरेक्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर द chairmanship of the Lord Thomas Babington Mulcahy. उनके 1833 का कैरेक्टर एक्ट है उसके अंतर्गत ये 1834 का हमारा IPC इंडियन पैनल कोड एग्जिस्टेंस में आया था. एंड इसको एक्चुअली में फोर्सफुली मतलब इम्प्लांट किया गया. इट केम इनटू द फोर्स इन द ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली ब्रिटिश राज पीरियड इन 1862. मीन्स ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं हो सकता था. अब ऑटोमेटिकली ये जो लॉ है उसका यूज नहीं होता था उस टाइम पे. तो ये जो लीगली मतलब लीगल सिस्टम में जब से ये हमारे जो कोड्स है और वहाँ पे जो ये क्राइम्स होते थे उन पे एप्लीकेबल कब से स्टार्ट हुआ 1940s में. मीन्स ओन कोर्ट एंड लीगल सिस्टम्स अंटिल 1940s वो इंडिपेंडेंटली ऑटोमेटिकली कुछ लॉज अप्लाई नहीं करते थे यूज नहीं करते थे. सो उस टाइम पे ये जो लॉ है इंडियन पैनल कोड 1834 जो एस्टेब्लिश हुआ था और वो यूज नहीं होता था. सो इवेंचुअली ये यूज होना स्टार्ट हुआ. एंड जो हमारा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था उसका जो पार्टीशन हुआ है आफ्टर दैट इंडियन पैनल कोड वाज इनहेरिटेड बाय द सक्सेसर स्टेट द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान where it continues independently as the Pakistan Penal Code.
and after that the Bangladesh from Pakistan the code continued in the force that means वहाँ पे जो डोमिनेट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे ये जो इंडियन पैनल कोड बना था उसके जो रूल्स थे they are continued in the force there and the code was also adopted by the British colonial authorities in colonial Burma. ये बर्मा में भी ये जो लॉ था उसकी कुछ सिमिलरिटीज जो कुछ ऑथोरिटीज थी विच इज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनी और वो एप्लीकेबल होती थी उसके अलावा मलेशिया के कुछ पार्ट से सिंगापुर के कुछ पार्ट से बर्मा के कुछ पार्ट से वहाँ पे इस टाइप का लॉ वहाँ पे अप्लाई किया गया था एंड it remains the basic of criminal codes on in those countries इन सारी कंट्रीज में ये जो हमारा इंडियन पैनल कोड है उसी की तरह कोड था और वो अगर कोई क्रिमिनल क्राइम होता है तो जब भी क्रिमिनल लॉ की रिक्वायरमेंट है तब वो लॉ एप्लीकेबल होता था तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स उसको कॉमनली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC भी बोला जाता है and the main legislation on this procedure for administration of substantive criminal law in India कि ये CRPC है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसका यूज हम ये पनिशमेंट के लिए या तो कोई गिल्टी है तो उनके लिए यूज किया जाता था एंड it was staged in 1973 and adopted as a law procedure in 1st April 1974. In India, law for giving punishment to someone guilty is divided into two parts means IPC, Indian Penal Code 1860 and CRPC means Code of Criminal Procedure 1973 कि ये जो अभी हम क्रिमिनल लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ है कि अगर कोई साइबर स्पेस के थ्रू कोई क्राइम होता है तो उसको इस टाइप की सजा दी जाएगी इस टाइप का पेनल्टी दिया जाएगा वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन IT एक्ट 2000 राइट कि उसके कुछ सेक्शंस हैं बेस्ड ऑन द क्रिमिनलिटी कि किस टाइप का क्राइम हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट देते हैं सो ये 1974 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ था उस एरा के आसपास उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया था एक था IPC और दूसरा था CRPC ओके तो ये जो CRPC है मीन्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उसको उसके 484 सेक्शंस 2 शेड्यूल्स एंड 56 फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया गया था और जो वो सेक्शंस हैं उनको डिवाइडेड किया गया 37 चैप्टर्स में मींस कि ये जो पूरे लॉ होते हैं उसका पूरा बुक होता है कि ये पूरा लॉ कैसे वर्क करेगा उसमें कुछ पनिशमेंट्स है कुछ ऑब्जेक्ट्स है कुछ एक्ट्स है कुछ ऑफेंसेस है तो वो सारी चीजें कैसे किस हिसाब से वो इंक्लूड होती है कैसे यूज होती है उसके बारे में होता है एंड वो कैसे एप्लीकेबल है सो दैट इज रिटन इन वन वॉल कंप्लीट बुक और वो पूरा डिटेल में है कि ये लॉ पूरा कैसे वर्क करेगा इंडियन पैनल कोड ये जो क्रिमिनल पैनल कोड बना है वो क्यों बना है क्योंकि जो क्राइम है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइबर क्राइम्स है सो उसमें से एक है साइबर बुलिंग okay? जो इंडियन एक्ट 2000 में इंक्लूडेड है अंडर द इंडियन पैनल कोड कि अगर कुछ ऐसे मैसेजेस है जो पर्सनली या प्रोफेशनली किसी को इंटिमिडेटिंग के बारे में या तो थ्रेटनिंग के बारे में बुलिंग हो रही है उनको बुले किया जा रहा है सो एट दैट टाइम यूजिंग दिस काइंड ऑफ पैनल कोड एंड लॉज हम उसको पनिशमेंट दिला सकते हैं या उसको गिल्टी प्रूव कर सकते हैं या उनका जुर्माना उनको देना हो सकता है okay so cyberbullying is a major issue nowadays and cyberbullying बहुत डिफरेंट टाइप से होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूसेज अभी बहुत है so सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में चैट रूम्स के थ्रू हो सकता है ब्लॉग्स के थ्रू होता है डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू भी साइबरबुलिंग होती है एंड लास्ट ईयर
ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशंस व्हाट हैपन कि बहुत सारे स्कूल्स शट डाउन हो गए, मतलब बंद है अभी, दे आर वर्किंग ऑनलाइन। बहुत सारे कंपनीज है, दे आर वर्किंग फ्रॉम द होम। सो इन दैट केसेस क्या हो रहा है कि सारी चीजें अभी वर्चुअली हो गई है, जैसे कि हम ये लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, सो दैट इज वर्चुअली। तो ये तो जो चीज हुई है कि लर्निंग थ्रू दिस वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसकी वजह से हमारा यूज ऑफ इंटरनेट बढ़ गया है, यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ गया है। एंड जैसे जैसे यूज ऑफ दिस साइबर स्पेस बढ़ता है, वैसे वैसे ही जितनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, जितनी टेक्नोलॉजी का हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, उतना ही वो हमारी लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हो रही है, नहीं, हर कोई, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एजेड पीपल तक दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड दे आर वर्किंग थ्रू दिस ऑनलाइन सिस्टम। एंड उसमें चिल्ड्रंस भी है, यंग पीपल्स भी है, सो उनका रिस्क ऑफ ऑनलाइन अब्यूज है, या तो इंक्रीजिंग देयर वनरेबिलिटी, जो साइबर बुलिंग बोला जाता है। सो साइबर बुलिंग बहुत वाइड स्प्रेड हो रहा है। सो टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ द साइबर बुलिंग, जिसकी वजह से कुछ मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे या क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंजेस ना आए, so उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, उनको नॉन वायलेंट करने के लिए, या तो हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ रखने के लिए फ्रॉम दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। Definitely this digital platforms are helping a lot through nowadays, but उसके कुछ consequences भी है। So उनको prevent करने के लिए, उनको save करने के लिए इस टाइप के हम क्रिमिनल लॉज का यूज कर सकते हैं। और ये लॉज उसी के लिए बनाए गए ताकि कोई ऐसा क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे। so, ये जो सारी चीजें हैं, वहां पे हम इस इंडियन पैनल कोड का यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आईटी एक्ट्स है उनका यूज कर सकते हैं। सो दैट इज द यूज ऑफ द इंडियन पैनल कोड, कि हम उसको कैसे यूज में ला सकते हैं, वो कैसे बेनिफिशियल है हमारे लिए, और हम उस पर कैसे यूज कर सकते हैं फॉर आवर सेफ्टी, आइदर इट इज पर्सनल और इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइज। उसके बाद है लॉ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयज एंड इंटरनेट। एज वी डिस्कस अर्लियर कि ये जो साइबर बुलिंग हो रही है, राइट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। So why this all these things happening? Because the use of the social media or use of the internet. Most of the people एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो ग्लोबली पर्सपेक्टिव के थिंग्स से अगर आप सोचो, तो वो सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। एंड नो डाउट विद दिस थिंग, with the use of cyberspace, with the use of internet, with the use of social media, there is a very good growth in the business as well as the personal growth, राइट। कि सोशल मीडिया का यूज कई बहुत सारे तरीके से होता है, कि हम हमारे वर्क के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट अ कलीग, या तो प्रोवाइडर कस्टमर सर्विसेज है, या मार्केट का जो बिजनेस है, या जो स्मॉल बिजनेसेस है, या हाउस वाइफ्स है, दे आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू gain their business, to earn some money, or for personal use। so ये जो यूसेज ऑफ थिंग है, so उसमें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो एम्प्लॉयज है, उनके एंड इंटरनेट के बीच में जो लॉ रिलेटेड है वो कैसे है, कि काफी चीजें अभी ऐसी है कि जैसे मैंने बोला कि कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से देयर आर so many companies who are giving the work from home। so वर्क फ्रॉम होम है, उसके अलावा ऑफिस में भी आप देखो तो वहां पे अभी पेपर वर्क की जगह क्या होता है, आपका डिजिटलाइज वर्क आ गया है, कि सारी चीजें, सारे जो आप डेटा स्टोर करते हो, जो फाइल्स क्रिएट करते हो, या एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करते हो, दैट इज हैपन इन विद फ्यू मिनट्स। कि कोई आपको कोई मेल सेंड करना है, सो आपने वो मेल टाइप किया, एंड वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी विद इन अ फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स वो डिलीवर हो जाता है, और आपका वर्क इजीली हो जाता है, कंपेयर टू पास्ट 30 years की
30 years पहले क्या था, आप कोई टेलीग्राम लिखोगे, उसको डिलीवर करने जाओगे, देन कुछ दिनों बाद वो वहां पे रिसीव होगा, एंड देन वो फिर वो प्रोसीड करेगा. बट बिकॉज यूज ऑफ दिस साइबर स्पेस, इंटरनेट, हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो गया है. कि हम जो सारी चीजें यूज करते हैं वो बहुत इजी गोइंग हो गई है. हमारी जो वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी बहुत एनहांस हुई है. हमारा जो वर्क है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आए, क्योंकि हम बहुत इजीली बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर पा रहे हैं. ओके, सो उसमें कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है. सो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उसको जो आप यूज करते हो वो किसके अकॉर्डिंग यूज करते हो. काफी बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो है, जो वर्क करता है एक कंपनी में, कि वो काम करने के टाइम पे भी सोशल मीडिया का यूज कर रहा है. मीन्स अनवांटेड चैटिंग कर रहा है, या अनवांटेड वीडियोस क्रिएट कर रहा है, या शेयर कर रहा है. ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को बॉदर कर रही है, उस टाइप की कोई इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि रिस्क बढ़ सकता है. सो देयर इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कि ड्यूरिंग द वर्क आपको ये कुछ टर्म्स है, जब भी आप उस पर्टिकुलर फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में अगर हायर किए जाते हो, तो उनका जो आपको लेटर दिया जाता है उसमें कुछ ये लॉज मेंशन होता है कि यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. और अगर आप ये जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसका यूज अगर आप कंपनी के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, कि उसका कोई प्रमोशन कर रहे हो, उसको कोई बेनिफिट हो रहा है, देन इट इज ओके. बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर सेल्फ, और जिसकी वजह से कंपनी को कोई हार्म हो रहा है, या उसको कुछ प्राइवेसी के साथ ऐसा लग रहा है कि छेड़खानी हो रही है, कि इन सम ऑफ द रीजन्स प्राइवेसी इज अ constitutionally guaranteed right, while in some countries privacy considered a basic human right. Okay, so according to that अगर वो वर्क नहीं कर रहा है, so they have to follow some IT policies, कि जिसके तहत ये सारी चीजें आएंगी, और एम्प्लॉयर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड एम्प्लॉय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड दे बोथ कैन डू देयर वर्क स्मूथली. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीजें हैं, कुछ आईटी पॉलिसीज है जो फॉलो करनी चाहिए. सो व्हाट आर दे एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग. सो organization है, so its officers including its directors and principal officers means CEO, CTO, जो higher authority है, they are also included in this IT policy, and they also have to behave like that because it's a policy for each and every employee. Okay, so उसके according if they are working, so उसमें क्या क्या चीजें आएगी, तो strict liability, vicious liability, right? Data protection is must. So because data protection and scary has become the norm of the day, and it's an obligatory to protect the data. So that is also come under an organization of an IT policy. उसके अलावा every organization is legally obliged to protect its employees, clients and customer from illegal, unauthorized, inappropriate and unwanted use of email, internet usage, laptop or desktop, hardware, डेटा कार्ड, पेन ड्राइव, राइट. कि अगर ये सारी चीजें वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय यूज कर रहा है, क्लाइंट यूज कर रहा है, सो उस इन सब चीजों के यूज की वजह से कोई इलीगल, अनऑथोराइज्ड, अनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को या पर्टिकुलर पर्सन को कोई भी इशू फेस करना पड़े. ये फिर ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी क्या रखनी चाहिए, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क यूज हो रहा है, राइट, एंड अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड सिस्टम एक्सेस टू प्रिवेंट द data theft, virus and malware attacks. Okay, because it is very necessity nowadays कि आप ये जो चीजें हैं, हमको पता है कि किसी वायरस से अटैक हो सकता है, किसी मालवेयर का अटैक हो सकता है. सो वी हैव टू give the security to our system, our network, right? So that is the basic thing. उसके अलावा
ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान रखना है कि कोई एम्प्लॉयज है, कोई एम्प्लॉय की वजह से आपके जो सिस्टम्स है, आपके जो पीसीज है, लैपटॉप्स है, उसमें इलीगल सॉफ्टवेयर ना हो, या तो डायरेक्टली थ्रू इंटरनेट और सीडीज के थ्रू अगर वो कुछ मतलब कुछ डाउनलोड कर रहा है, ओके, सो दैट मस्ट बी वैलिड वन, कि ऐसा ना हो कि कॉपीराइट की वजह, कॉपीराइट वायोलेशंस की वजह से फिर कंपनी में कोई इश्यूज क्रिएट हो, सो उसका भी ध्यान रखना है। देन every organization has to create a system backup and maintains its IT infrastructure ताकि कोई मेजर इश्यूज क्रिएट ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, every organization must control unauthorized third party and remote access to its computer and IT network. Means without the organization approval, third party को ऐसे कंट्रोल हैंडओवर नहीं करना है, जिसकी वजह से कंपनी की कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन है या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाए, एंड दैट थर्ड पार्टी माइट बी take some actions which is harmful to the organization, okay. And apart from that, company ये जो intellectual properties है, जो assessed है, उनका डेटा भी रखना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, एंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है अगर उसका वेरिफिकेशन करवाते हो, उसका पेटेंट रजिस्टर करवाते हो, उसका कॉपीराइट लेते हो, that would be beneficial for that particular company or in person. So कौन सी टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है जो इंक्लूड की जाती है इन आईटी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन की जो आईटी पॉलिसी है उसमें पैटर्न्स, डिजाइन्स, कॉपीराइट्स, अनपैटर्न मींस ट्रेड सीक्रेट, कस्टमर डेटा, बिजनेस मेथड्स, थर्ड पार्टी डेटा, फॉर्मूलाज, सोर्स कोड, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। इफ यू कंसिडर कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे कि टाटा है, राइट, या तो जियो है, तो उनके जो पेटेंट है, डिजाइन है, जो फॉर्मूलाज है, उनके कुछ कोड्स है, उनके जो बिजनेस मॉडल्स है, जिनके थ्रू वो वर्क करते हैं और उनका बेनिफिट जनरेट होता है, सो दैट मस्ट बी सिक्योरेबल। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो आईटी रिसोर्सेज जो आप यूज करते हो, मीन्स जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क यूज होते हैं, अभी जो डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, फाइल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं, couldn't be possible without the network. So computer based network must be secure, computer peripherals must be secured, operating system secure होनी चाहिए, ईमेल, इंट्रानेट, या तो कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की कुछ ऐसी चीजें आप यूज कर रहे हो जो कंपनी के सपोर्ट्स के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को यूज कर रहे हो, तो उन पे आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, ये थी आईटी पॉलिसीज की, इन सभी चीजों पे वो एप्लीकेबल है या ये सारे सिनारियोज हैं वहां पे आप वो एप्लीकेबल कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, ओके, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तो ऑफिस आवर्स में ही आप अपना काम खत्म करोगे और उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, मीन्स किसी कंपनी में ऐसी पॉलिसी है कि यू कैंट यूज योर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। सो व्हाट हैपन, वो पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करेगा, एंड अगर उसको मोबाइल फोन थमा दिया है तो व्हाट हैपन, वो सोशल मीडिया ओपन करेगा या कुछ फोटोज क्लिक करेगा, कुछ वीडियोस क्लिक करेगा, सो दैट वॉन्ट हैपन। दैट इज डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने क्या आईटी पॉलिसीज मेंशन की है। टाइम मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन होता है टाइम का, हेल्दी एंड कोऑर्डिनल मेंटेन रहता है रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, फिर कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें इन्हेंसमेंट आता है, राइट, एंड द reduction in the risk of the use of the pirated and unauthorized use of the software, right, कि because of the IT policies we know कि उस person को कितना हक है कि वो ये चीजें यूज कर सके और उसका कितना स्प्रेड कर सके, राइट।
Apart from that, authorized official use of the company network and resources can improve the functionality of the IT system, which also leads to bandwidth of the productivity. So ये सारी चीजें है कि जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा या नेटवर्क होगा उनमें प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी. उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ हैविंग एन आईटी इंफॉर्मेशन पॉलिसी कि हमें क्या बेनिफिट्स है, राइट. तो हमने प्रीवियसली देखा कि टाइम मैनेजमेंट है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वही सारी चीजें है कि आपका जो सोसाइटी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है उसके बीच का जो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट कंसर्न है वो बढ़ेगा. फिर आपकी ये जो पॉलिसीज है उसकी वजह से आपके एम्प्लॉयज एक प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा. और वो ये जो चीजें हैं इंटरनेट के थ्रू जो यूज कर रहे हैं, जो टूल्स यूज करेंगे या जो चीजें यूज करेंगे उसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा. It also protecting IT system against the accidents, failures, and improper use. It also controls the rights to access the confidential data. Apart from that, it fixing the responsibility and liability in case of misuse of the IT resources. Then maintaining the company's reputation among the trade and public, क्योंकि because of the policy कुछ चीजें ऐसी होगी कि वो outside of the network शेयर नहीं कर पाएंगे. सो कॉपिंग है, रिमूवल है, अल्टरनेट ऑफ द डेटा है, फाइल सिस्टम है, फाइल रिसोर्सेज है, कोड ऑफ एथिक्स है, इन सभी पे मेंटेनेंस आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है. एंड वो पर्टिकुलरली उस फॉर्म में उस ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में यूज होता है, एंड जिसकी वजह से बहुत लेस रिस्क कम हो जाता है. सो दिस आर द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी. And the last one is कि risk factor involved in not having an effective policy. कि अगर IT policies use नहीं कर रहे हो तो क्या क्या chances है कि वहाँ पर risk हो सकता है. So first one is espionage, means कि कोई ट्रैप है या कोई sensitive data है, secure data है organization का, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है. Then damage to the goodwill, reputation, credibility of the organization की particular organization की reputation वो बात जा सकती है. Then harassment, viruses, productivity, service interruptions, बहुत सारी चीजें हैं. Productivity in the sense means कि frequently use, जो मैंने बोला कि frequently use of online browsing, शॉपिंग, चैटिंग, उसकी वजह से क्या होगा, वर्क डिस्टर्ब होगा और जितनी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो नहीं आएगी. फिर वायरसेस की वजह से क्या हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर नेटवर्क पे या आपके पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर वायरस आ गया तो वो पूरा सिस्टम क्रैक कर सकता है, एंड अल्टीमेटली दैट अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो आईटी पॉलिसी नहीं है, सो उसकी वजह से बहुत सारे रिस्क फैक्टर हमें झेलने पड़ सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट law for the employer and IT policies. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comments. Thank you.